नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम हेलो किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। हेलो किसान कार्यक्रम एक फोन इन कार्यक्रम है जिसमें हम हर दिन आपके लिए अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं विशेषज्ञ मेहमानों के साथ। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आज गुरुवार है, तो आज खास तौर पर पशुपालन से जुड़े हुए विषय हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिस पर विशेषज्ञ मेहमानों से विस्तार से बातचीत की जाएगी। इसके साथ ही आपकी भूमिका भी बेहद ही अहम होगी इस कार्यक्रम में, क्योंकि आप अपने सवालों के साथ सीधे इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, चाहे वो टोल फ्री नंबर के जरिए हो या फिर ईमेल या व्हाट्सएप के जरिए या सोशल मीडिया के भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से आप अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। तो आइए आपको बता दें आज के विषय के बारे में, जिस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। हेलो किसान कार्यक्रम में आज जिन विषयों पर चर्चा की जाएगी वो है बरसात में पशु रोग व बचाव, साथ ही मुर्गी पालन। तो इन विषयों पर विस्तार से बातचीत करेंगे। इस बीच आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। नोट कर ले हमारे टोल फ्री नंबर जिस पर आप कॉल कर सकते हैं 1800-113060 और 1800-113061। टोल फ्री नंबर के जरिए कॉल करने के दौरान बस इस बात का ध्यान रखें कि सीधे सीधे फोन लाइन के जरिए बातचीत करें और टीवी की आवाज बंद रखें, इससे बातचीत में रुकावट नहीं आएगी। इसके अलावा आपको बता दें कि व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपना सवाल हमें भेज सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8800520717। इसके अलावा आपको बता दें कि ईमेल के जरिए भी अपना सवाल आप भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। सवाल भेजने के साथ साथ अपना नाम और स्थान भी जरूर लिखें। हमारे सवालों के जवाब के लिए दो बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आइए आपका परिचय करा देते हैं। डॉक्टर आर एम शर्मा इस वक्त हमारे साथ है, जो कि पूर्व अध्यक्ष हैं कृषि विज्ञान केंद्र शिकोपुर, गुरुग्राम, हरियाणा से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हेलो किसान कार्यक्रम में इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर रोहित गुप्ता भी जुड़े हुए हैं। आप सहायक प्राध्यापक हैं पंजाब कृषि विश्वविद्यालय जालंधर, पंजाब से। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं यहाँ पर। और देश के अधिकतर हिस्सों में इस वक्त लगातार बारिश का दौर चल रहा है, कहीं कहीं पर काफी ज्यादा बारिश भी हो रही है। ऐसे में पशुओं का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है। तो डॉक्टर शर्मा, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि इस स्थिति में जबकि इतनी ज्यादा बारिश हो रही है, पशु स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हाँ, देखिए, जिस तरह से हमारे देश के अंदर ज़्यादातर हिस्सों में बारिश हो रही है और कई हिस्सों में तो बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई है, तो ऐसे समय में जो पशु हैं हमारे उनका बेहद ध्यान जरूरी है। क्योंकि कई बार जब पानी भर जाता है तो मनुष्य तो जैसे नाव है या और किसी साधन से और कई एजेंसियां उनको निकाल लेती हैं, लेकिन जो पशु हैं वाकई उनको इस तरह से अचानक बाढ़ आ जाती है, अचानक पानी आ जाता है, तो इसमें बड़ा उनका खतरा रहता है, जान भी उनकी आफत में आ जाती है। तो देखिए, आजकल हमारे तकनीक से मौसम का जो है पहले ही पूर्वानुमान होता है। तो मैं किसान भाइयों से कहूँगा कि अगर ऐसी आशंका होती है कि उनके क्षेत्र में कोई ज़्यादा बाढ़ या ज़्यादा अति वर्षा होने की संभावना है, तो अपने पशुओं को सुरक्षित जगह पर मतलब शिफ्ट कर देना चाहिए, ताकि बाढ़ की स्थिति में हमारे पशुधन को कोई नुकसान न हो। अन्यथा बाद में कई बार पशुओं की मतलब जान भी चली जाती है इसमें। बिल्कुल, तो ऐसी परिस्थिति न हो इसलिए पहले से सतर्क रहना बेहद ही जरूरी है। इसके अलावा इस मौसम में कई तरह की बीमारियां भी पशुओं को हो सकती है, तो वो कौन कौन सी बीमारियां हैं और बचाव के लिए क्या उपाय करें, इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे आगे। आइए उससे पहले नजर डाल देते हैं इस रिपोर्ट पर। बरसात के मौसम में पशुओं को कई तरह के रोग लगने की आशंका रहती है। इस मौसम में पशुओं की खास देखरेख करें। अपने पशुओं की समय समय पर जांच करते रहें कि उनमें किसी बीमारी के लक्षण तो नजर नहीं आ रहे हैं। बरसात में पशुओं में गलघोटू, लंगड़ा बुखार और मुंह पका, खुरपका जैसी बीमारी हो सकती है। इन रोगों के कारण पशुओं की अचानक मौत भी हो सकती है। मुंह पका और खुरपका रोग खासकर फटे खुर वाले पशुओं जैसे भैंस, भेड़, बकरी और सुअर में ज्यादा होता है। इस रोग के होने पर पशु की दूध देने की क्षमता घट जाती है। पैरों व मुंह में छाले हो जाते हैं। पैरों में छालों के कारण थनों में शिथिलता आ जाती है। मुख में छालों के कारण झागदार लार अधिक मात्रा में आने लगती है। वहीं गलघोटू रोग होने पर पशु को एकदम तेज बुखार आ जाता है। गले, गर्दन और छाती पर दर्द के साथ सूजन आ जाती है। पशु को सांस लेने में परेशानी होने लगती है। पशु खाना पीना बंद कर देता है और सुस्त हो जाता है। इन रोगों से बचाव के लिए पशुओं को इन बीमारियों के टीके जरूर लगवाएं। बरसात में शेड में पानी नहीं भरने दें।
बाड़ी की नालियां साफ सुथरी रखें। बाड़ी की सतह सूखी व फिसलन वाली नहीं होनी चाहिए। लगातार गीले होने के कारण पशुओं के खुरों में संक्रमण होने की आशंका बढ़ जाती है, इसलिए सप्ताह में 1 या 2 बार लाल दवाई के घोल से पशुओं के खुरों को साफ कर देना चाहिए। ज्यादा नमी के कारण पशु आहार में फफूंद लगने की आशंका रहती है और ऐसा आहार खाने से पशु बीमार हो सकते हैं, इसलिए दुधारू पशुओं के खान पान का भी खास ध्यान रखें। पशु में बीमारी का लक्षण दिखते ही तुरंत पशु चिकित्सक से सलाह लें। तो ये रिपोर्ट आपने देखी। आइए अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर गुप्ता, आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे देश में बहुत सारे किसान हैं जो लघु और सीमांत किसान हैं जिनके पास आमदनी के बहुत ज़्यादा साधन नहीं हैं। तो ऐसे में खेती किसानी के अलावा बहुत सारे जो संबद्ध क्षेत्र हैं इनसे जुड़ने की उन्हें सलाह दी जाती है। ऐसे में मुर्गी पालन की खास तौर पर बात की जाए तो किस तरह से ऐसे किसानों की आमदनी में ये काफ़ी इजाफा कर सकता है? जी बिल्कुल, यदि हम मुर्गी पालन की बात करते हैं तो मुर्गी पालन का व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जो किसी भी स्तर पर स्टार्ट किया जा सकता है। यदि एक किसान चाहे कि वो एक 100 मुर्गियां पालना चाहता है तो वो 100 से स्टार्ट कर सकता है और उसको किसके अपने रिसोर्सेज के उसके पास कौन कौन से साधन है उसके हिसाब से वो उसको बढ़ा सकता है। तो सबसे अच्छी बात इस व्यवसाय की ये है कि ये जो व्यवसाय है कम पूंजी में कम मेहनत में स्टार्ट किया जा सकता है। यदि आपके पास सीमित जगह है तो आप उसमें उस जगह के हिसाब से ही मुर्गियां रख सकते हैं। बस आपको ये देखना है कि आप किस तरीके की मुर्गी का पालन करना चाहते हैं, क्योंकि मुर्गियां बहुत अलग अलग तरह की होती हैं। अंडे के लिए हमें अलग तरीके की मुर्गियां को रखना पड़ता है और मीट के लिए अलग मुर्गियों को। लेकिन जब भी हम बात करते हैं कि व्यवसाय को स्टार्ट करने की, तो व्यवसाय को स्टार्ट करना बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ मतलब कोई भी और किसान अकेला ही नहीं, उसके फैमिली के मेंबर भी उसका सहयोग करके इस जो भी व्यवसाय है मुर्गी पालन का उसको बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, तो विस्तार से बातचीत करेंगे कि किस तरह से मुर्गी पालन का व्यवसाय आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि यहाँ पर डॉक्टर रोहित गुप्ता ने हमें बताया कि बेहद ही कम पूंजी से बहुत ही कम ज़मीन के साथ भी इसे शुरू किया जा सकता है और इससे बहुत अच्छी आमदनी भी होती है। तो विस्तार से जानेंगे इसके बारे में। आइए उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। मुर्गी पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिसे कम पूंजी और कम जगह में भी शुरू किया जा सकता है। बेरोजगार युवकों के लिए तो मुर्गी पालन अच्छा खासा मुनाफा देने वाला साबित होता है, लेकिन मुर्गी पालन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। मुर्गी पालन के लिए जब आप शेड बनाए तो ध्यान रखें कि वो जगह खुली हुई और सुरक्षित हो। खुली और हवादार जगह होने से मुर्गियों को ताज़ी हवा मिलती रहेगी, जिससे वो बहुत सी बीमारियों से भी बची रहेंगी। मुर्गियों के रहने के स्थान को साफ सुथरा रखें। इसके अलावा मुर्गियों और चूजों को सूखी जमीन में रखें। गीली जगह पर उनके बीमार होने का खतरा बढ़ जाता है। मुर्गियों को पीने के लिए साफ पानी दे और खाना पर्याप्त मात्रा में रखें। मुर्गियों को खाने में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और कैल्शियम दे। जिस बर्तन में मुर्गियों को भोजन दे उसे हर 2 दिन के अंतराल में साफ करें। ठंड के समय बड़े पीले बल्ब लगाएं, जिससे मुर्गियों को उचित मात्रा में गर्मी मिल सके। रात के समय बल्ब जलाकर रखें, जिससे चूजे और मुर्गियां ज्यादा से ज्यादा समय खाने में लगाएं। इससे चूजों को जल्दी बड़ा होने में भी मदद मिलेगी। चूजों को बीमारियों से बचाने के लिए समय समय पर टीके लगवाते रहें। इसके अलावा बार बार चूजों को ना छुए, इससे वो डर जाएंगे और इसका असर उनकी वृद्धि पर भी पड़ेगा। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। कार्यक्रम के पहले कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनसे बात करते हैं। महबूब खान जी जयपुर राजस्थान से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। माफ कीजिएगा, उदयपुर राजस्थान से हमारे साथ है। महबूब जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। जी मैडम, हम पशु बीमा करवाना चाहते हैं रेंट में, तो उसकी कीमत से कितना प्रतिशत पैसा हमें रेंट में देना पड़ेगा? जी डॉक्टर शर्मा। हाँ, देखिए, पशु का गाय हो, भैंस हो, भेड़ बकरी, इन सभी का बीमा हो जाता है। इसके लिए आपको पहले जो नज़दीक के पशु चिकित्सक हैं वहाँ पर आप संपर्क करें, अथवा जो लगभग जो जिला स्तर का जो शहर है आपके नज़दीक, वहाँ पर 4 तरह की कंपनियाँ उपलब्ध होती हैं। लगभग बैंक के ऊपर इनकी शाखा होती हैं। तो जैसे न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी है, यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी है,
और इस तरह 4 कंपनी है, तो आप किसी भी कंपनी में आप संपर्क कर लें, तो उसके वो खुद आपको एक फार्म देंगे। तो वो फार्म लेके आपको जो आपके नज़दीक के जो आपके क्षेत्र के पशु चिकित्सक हैं उन पे जाना पड़ेगा, और जिस पशु का आपको बीमा करवाना है तो वो डॉक्टर जो है उसका निरीक्षण करके उसका एक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र बनाएंगे वो, जिसमें उस पशु की पहचान लिखी जाती है, कौन से टीकाकरण किए जाते हैं और उसकी कीमत क्या है, उस समय पे पशु की कीमत है तो उस कीमत का बीमा जो है बीमा कंपनी कर देती है। और इसमें लगभग 2 से 3% जो है उसमें जो बीमा की प्रीमियम है वो जमा करनी पड़ती है। और ये बीमा केवल 1 साल के लिए किया जाता है, हर साल इसको रिन्यू कराना पड़ता है। अगर किसी वक्त किसी वजह से अगर पशु की मृत्यु हो जाती है तो इसका जो है क्लेम हमारे किसान को मिल जाता है। लेकिन एक बात का उसमें ज़रूर ध्यान रखें कि जो बीमा कंपनी एक जो है एक कान का छल्ला देती है जो पशु चिकित्सक द्वारा उसके कान में डाला जाता है, वो नहीं खोना चाहिए। अगर किसी वजह से अगर वो खो जाता है और अगर पशु की मृत्यु हो जाती है तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। तो उसका एक विशेष ख्याल रखें कि वो छल्ला खोना नहीं चाहिए। अगर किसी तरह से खो भी जाता है तो तुरंत कंपनी को सूचित करके दूसरा छल्ला डलवा दें और पशु का पूरा अपना ध्यान रखें। बिल्कुल। तो महबूब खान जी, आपने विस्तार से जान लिया है पशु बीमा के बारे में। उम्मीद है कि इस जानकारी का लाभ आप जरूर उठाएंगे। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर रोहित गुप्ता, आपसे जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि मुर्गी पालन बेहद ही आसानी से शुरू किया जा सकता है, लेकिन अगर इसके बारे में प्रशिक्षण कहीं से मिल जाए तो फिर बहुत सारी जानकारियाँ पशुपालक को मिल जाती है, तो उसका प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? जी बिल्कुल, किसी भी आप व्यवसाय को जब चालू करना चाहते हैं तो उससे पहले प्रशिक्षण एक बहुत ही अच्छा रहता है कि फार्मर उससे सीख जाता है, क्योंकि बहुत सारी कमी रह जाती है। यदि जानकारी का अभाव होता है तो कोई भी किसान होता है उस व्यवसाय को अच्छी तरह से नहीं कर पाता है। तो यदि कोई भी किसान मुर्गी पालन के क्षेत्र में कोई भी प्रशिक्षण लेना चाहता है तो वो अपने नजदीक के कृषि विज्ञान केंद्र में जा सकता है। वहाँ पे वैज्ञानिक होते हैं, वो पशुपालन से संबंधित ट्रेनिंग कोर्स लगाते हैं, प्रशिक्षण देते हैं। तो उसमें ही वो मुर्गी पालन का प्रशिक्षण देते हैं। जो भी कृषि विज्ञान केंद्र है वो हर एक जिले में एक कृषि विज्ञान केंद्र होता है, तो वहां जाके वो प्रशिक्षण ले सकते हैं। या फिर उनके नजदीक में यदि कोई भी पशुपालन से संबंधित कोई भी यूनिवर्सिटी है या कोई भी कॉलेज है, वेटनरी कॉलेज है या कोई खेतीबाड़ी की कोई यूनिवर्सिटी है, तो वहां जाके भी वो प्रशिक्षण ले सकते हैं। प्रशिक्षण की अवधि 7 दिन, 15 दिन और 1 महीने की भी होती है, तो जिसमें वो सारी चीजों को कवर करते हैं कि उनको कौन सी नस्ल का चुनाव करना है, कौन सा उनको खुराक देनी है, बीमारियों से कैसे बचाना है। तो यदि वो प्रशिक्षण लेके काम को स्टार्ट करते हैं बिल्कुल, तो इस तरह से प्रशिक्षण लेके मुर्गी पालन की शुरुआत की जानी चाहिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट्सएप के जरिए हमारे दर्शक का सवाल आया है, इसे कार्यक्रम में शामिल करते हैं। अंकुर सहाय जी ने आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से सवाल भेजा है और वो जानना चाहते हैं कि गाय व भैंस में सर्रा नामक बीमारी होने के क्या कारण हैं और लक्षण हैं, साथ ही पशु को इससे कैसे बचाएं और इलाज के लिए कौन सी दवा का इस्तेमाल करें? हाँ, देखिए जो सर्रा रोग है वाकई एक हमारी गाय भैंस में होने वाला एक बहुत ही खतरनाक रोग है जी। और ये बरसात के दिनों में ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि ये मक्खी मच्छर और अन्य कीटों के द्वारा, टिक्स के द्वारा, काटने के द्वारा होता है। क्योंकि ये एक तरह का परजीवी होता है और जो कीट हैं इनकी सहायता से जब ये काटते हैं तो ये जो परजीवी है ये पशु के शरीर में पहुंच जाता है और खून के रास्ते ये उसके दिमाग के अंदर चला जाता है। तो जब इसका प्रकोप होता है तो जो हमारा पशु है बहुत तेज़ी से ये कीटाणु उसके दिमाग में बढ़ते हैं, जिससे पशु के अंदर जो मानसिक लक्षण आते हैं उसमें पशु लड़खड़ाता है, कई बार वो गिर जाता है और जहाँ वो खाने की नाद होती है कई बार उसके ऊपर चढ़ने की भी कोशिश करता है, चक्कर काटता है और अंत में जो है अगर इलाज नहीं मिलता तो अंधा भी हो जाता है। जी। और जहाँ तक बात है इसके इलाज की, तो इसमें बहुत सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं
तो यही मेरा कहना है कि अगर आपका ऐसे मौसम में या किसी भी मौसम में अगर आप देखें कि आपका पशु स्वस्थ है, सुस्त है, चारा नहीं खा रहा है, दूध कम हो रहा है और कुछ इस तरह के आपको असामान्य लक्षण दिखाई दें तो तुरंत ही डॉक्टर को संपर्क करना चाहिए, क्योंकि एक बार अगर सर्रा ये बार हो जाता है तो वाकई इसमें बड़ा समय लगता है और कई बार पशु की इसमें मौत भी हो सकती है। तो बहुत ही घातक बीमारी ये साबित हो सकती है, इसलिए लक्षण दिखते ही पशु चिकित्सक को जरूर संपर्क करें। आगे बढ़ते हैं, इस वक्त हमारे साथ अगले कॉलर जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। विपिन जी सागर मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी मैम नमस्कार, मैं विपिन सागर से बात कर रहा हूँ। मेरा एक सवाल था पशुओं से जुड़ा हुआ। अक्सर देखा जाता है बरसात के मौसम में एक पशुओं में बीमारी होती है जिसमें पाँव में उनके मतलब कीड़े लग जाते हैं खुरों में, और वो बीमारी एक दूसरों से फैलती जाती है, और उस बीमारी से कैसे बचें और क्या कारण होता है उसके ऊपर? बिल्कुल बिल्कुल, आपने उसको बैखरा बोलते हैं मतलब। बिल्कुल आइए जानते हैं इसके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। वाकई हमारे देश के अंदर ये रोग मुंह पका खुरपका रोग के नाम से जाना जाता है और अलग अलग देश की अलग अलग जगहों में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं, लेकिन इसके जो लक्षण हैं वो सभी जगह एक ही तरह के होते हैं, जिसके अंदर जो एक तरह का विषाणु है मुंह पका खुरपका का, उसके द्वारा ये बीमारी होती है, बहुत तेज़ी के साथ फैलती है, पूरा गांव का गांव इसमें चपेट में आ जाता है और इसके अंदर उसके मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं, जीभ पे छाले हो जाएंगे, जो होंठ हैं उन पे मोटे मोटे छाले हो जाते हैं, पशु चारा नहीं खा पाता, लार टपकती रहती है और इसका असर जो पशु के जो खुर हैं उसके जो बीच की जगह है वहाँ गलन शुरू हो जाती है, उसके अंदर घाव हो जाते हैं। तो देखिए इसका सबसे बढ़िया उपाय है, ये रोग होता ही नहीं है, आप हर 6 महीने पर पशु को मुंह पका खुरपका का टीका जो हमारे देश के अंदर प्रत्येक राज्य में हर पशु चिकित्सालय द्वारा पशु किसानों के यहाँ पर ये निःशुल्क लगाया जाता है। तो अगर आप अपने पशु को ये नियमित रूप से हर 6 महीने पर ये टीका लगवाएंगे तो निश्चित रूप से इसको आप बचा सकते हैं। अगर हो गया है तो मैं आपको सलाह दूंगा कि जो खुर हैं उनमें घाव हो गया है उसमें फिनाइल और सरसों का तेल मिला के लगाएं, और कई तरह की क्रीम आती हैं उसमें चर्मिल है या हिमैक्स है उसका इस्तेमाल करें। मुंह को फिटकरी के पानी से धोएं या पोटेशियम परमैंगनेट पानी से धोएं, तो धीरे धीरे पशु ठीक हो जाएगा। बिल्कुल विपिन जी, विस्तार से जाना आपने खुरपका मुंहपका बीमारी के बारे में। उम्मीद है कि इस जानकारी का लाभ बाकी पशुपालक भी उठाएंगे। इसी के साथ यहाँ पर कार्यक्रम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे भाई सुना नहीं क्या, केसीसी ने किसानों का जिंदगी बदल दिया है। देश के छोटे किसान 1,60,000 रुपए तक का कर्ज बिना किसी गारंटी को ले पाएंगे। ब्याज खोरों से भी पीछा छुटा। मैं तो जैविक खेती का पूरा सामान मंगा लिया, केसीसी का भी कोई दबाव नहीं है। ब्याज चुकाने के लिए पूरा 1 साल मिलता है। समय पर भुगतान करने पर केवल 4% के सालाना ब्याज पे लोन मिल गया मुझे। अपना आधार कार्ड, लेटेस्ट फोटो और जमीन के कागजात लेके अप्लाई करो बस। और नामांकन भरने के लिए जेब भी ढीली नहीं करनी पड़ी। चाचा, उधार चुकाने के 24 घंटे के बाद उतने ही पैसे वापस निकाल सकते हैं। केसीसी ने किसानों की जिंदगी वाकई बदल दी है। तो आप भी किसान क्रेडिट कार्ड अपनाएं और सहजता से ऋण पाएं। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। इस कार्यक्रम में आज हम बरसात के मौसम में पशुओं में होने वाले रोगों की चर्चा कर रहे हैं, साथ ही मुर्गी पालन के बारे में भी हमारी बातचीत जारी है। इन विषयों के बारे में अगर आप भी कुछ जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से भी अपना सवाल भेज सकते हैं। आइए यहाँ पर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर रोहित गुप्ता, आपसे जानना चाहेंगे कि मुर्गी पालन जब शुरू कर रहे हैं तो इसके लिए जो स्थान का चुनाव है, क्या उस पर भी कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है? जी बिल्कुल। जब सबसे पहली बात यही आती है, यदि भी आप किसी भी लाइव स्टॉक को रखते हैं, जैसे मुर्गियों को रखना है, तो आपको एक स्थान का अच्छे से चयन करना पड़ेगा।
क्योंकि उनको पूरा अपना लाइफ वहीं पर निकालनी है। और आप उस स्थान को यदि एक बार उसमें कोई भी कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं तो आप उसको फिर चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए इन बातों का जरूर ध्यान रखें कि आप कितनी मुर्गियों को उस सेट में रखना चाहते हैं, क्योंकि एक मुर्गी के लिए लगभग 1 से 1.5 फुट स्क्वायर फीट की जगह चाहिए होती है। तो उसी हिसाब से आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि कितनी जगह की जरूरत होगी। जो भी आप स्थान का चयन कर रहे हैं सेट बनाने के लिए, तो वो रोड के नजदीक होना चाहिए, जिससे आप कुछ भी आवाजाही करते हैं, फीड लाना ले जाना या फिर किसी भी लाइव स्टॉक का ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वो आसान रहे। ये भी देखना चाहिए कि कोई भी जगह है वो सतह थोड़ी सी ऊंची होनी चाहिए, जिससे कोई भी वाटर लॉगिंग पानी भरने की दिक्कत ना हो। क्योंकि जब भी पानी भर जाएगा, जैसे अभी बरसात चल रही है, तो पानी भरने की समस्या बड़े आम होती है। और पानी भरने से मुर्गियों में भी बीमारी होती है और आसपास का जो भी वातावरण है वो भी गंदा होता है, जिससे मच्छर मक्खियों का प्रकोप हो जाता है और वो बहुत सारी बीमारियों को कैरी करते हैं। और जिससे इन सब बातों को, और जो भी आप सेट बना रहे हैं तो उसको शुरुआत में आप ज्यादा पैसा ना लगाएं, उसमें धीमे धीमे पैसा लगाना स्टार्ट करें, धीमे धीमे पक्का करना स्टार्ट करें, जिससे आपको आपका बैलेंस रहे, आपको ज्यादा नुकसान भी ना हो और जो भी आपकी कम पूंजी है उसमें आप अपना काम चला सकें। क्योंकि मुर्गी एक ऐसी है कि आप उसको यदि एक अच्छे से इंक्लोजर, एक बंद जगह दे देते हैं तो उसमें आसानी से आप पाल सकते हैं। बिल्कुल, और भी जानकारी लेंगे आपसे आगे, लेकिन इस बीच हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश महाराजगंज से इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, कृपया अपना नाम बताएं। हेलो, मेरी आवाज मिल रही है क्या आपको? जी, कृपया अपना नाम बताएं और क्या जानना चाहते हैं। मेरा नाम तूफानी सहानी है जी, और मेरी एक भैंस है। ठीक है। आज 3 दिन से उसको बुखार है। अच्छा। और वो रात दिन चिल्ला रही है। जी ठीक है, डॉक्टर शर्मा कुछ पूछना चाहेंगे? देखिए, जो या तो ये बरसात की वजह से कई बार या तो वो पशु जैसे ज़्यादा देर भीग जाता है तो ये भी एक कारण बन जाता है। और कई बार ऐसा मौसम भी होता है कि बारिश हो गई, उसके बाद में तेज़ धूप निकल जाती है तो पशु गलती से धूप में रह गया। कई कारण बुखार के बन जाते हैं। अगर उसका 101 डिग्री फ़ारेनहाइट से उसका तापक्रम ज़्यादा है तो समझ लीजिए उसको बुखार हो गया है। लेकिन आपने जो ये बताया कि ये वो चिल्ला रही है, तो देखिए ये एक लक्षण है कि हो सकता है इस भैंस को कभी पागल कुत्ते ने काट लिया हो। और उसका जब पागल कुत्ता काट लेता है तो और जब वो बीमारी अपने पूरे उस पर आती है तो पशु दिन रात बोलता है, तो कुछ शक ये भी हो जाता है। तो इसके लिए आप नज़दीक के पशु चिकित्सक को जल्दी से जल्दी संपर्क करें, उसका तापक्रम चेक करवाएं और यथा योग्य जो है ना उसका डॉक्टर से इलाज करवाएं। जी चौपानी जी, उम्मीद है आप ज़रूर इस सलाह पर अमल करेंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर और व्हाट्सएप के ज़रिए जो सवाल हमारे दर्शकों के लगातार आ रहे हैं उन्हें कार्यक्रम में शामिल करते हैं। गोपाल चौहान जी ने सवाल भेजा है और वो जानना चाहते हैं कि उनकी बकरी दूध कम दे रही है, कुछ उपाय बताएं। तो डॉक्टर शर्मा आप उन्हें क्या सुझाव देंगे? देखिए, कोई भी पशु हो, गाय हो, भैंस हो, भेड़ बकरी हो, अगर दूध कम दे रही है तो उसके 2-3 कारण होते हैं। जी। एक तो प्रमुख कारण, जिस तरह से आजकल बरसात हो रही है तो इन दिनों में बहुत तरह के जो कीटाणु हैं, जैसे जीवाणु, विषाणु, परजीवी, मक्खी, मच्छर, बहुत सारे इन दिनों में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। बकरियां चूँकि जंगल में चरने जाती हैं और वो किसी भी तरह का पानी पी लेती हैं या जो घास खाती हैं तो उनमें ये पेट के कीड़े पड़ने की संभावना उसमें बहुत ज़्यादा होती है। और अगर पेट में कीड़े होते हैं तो जो भेड़ बकरी है उसका पूरा दूध उत्पादन उसमें नहीं आ पाता। तो पहला तो आप ये करें कि उस बकरी को कोई भी कृमिनाशक दवाई, एल्बेंडाजोल, फेनबेंडाजोल, अपने नज़दीक के पशु चिकित्सक से सलाह लेकर उसको दिलवाएं। सारी बकरियों को दिलवाएं। एक तो ये बहुत ज़रूरी है बरसात में। दूसरा कारण ये हो सकता है कि उस बकरी को संतुलित आहार नहीं मिल रहा हो, खाली आप जंगल में ले जा रहे हों और उसको ज़्यादा जो तत्व उसको ज़रूरत पड़ती है, तो उसके साथ साथ आप अपने घर पे भी उसको संतुलित दाना उसको आप ज़रूर दें। और तीसरा कारण ये होता है कि अगर जैसे आजकल बरसात है, अगर उसका आप प्रबंधन ठीक नहीं करेंगे,
मान लो उसको ज़्यादा सर्दी लगती है या वो गंदगी में रहती है, तो उस वजह से भी पशु बड़ा डिस्टर्ब रहता है, तो उस वजह से भी उसका दूध उत्पादन कम होता है। तो आप बकरी को सूखे स्थान पर रखें, उसके कृमिनाशन करवाएं, अच्छा दाना चारा दें, तो निश्चित ही बकरी ज़्यादा अपना अच्छा दूध देगी। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगले कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख करते हैं। नंदस्वरूप मिश्रा जी बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नंदस्वरूप जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्ते। मैं जानना चाहता हूँ कि मुर्गियों में जीवाणु रोग होते हैं और एक बैक्टीरिया रोग होता है, ये दोनों रोगों से बचाने के लिए आम किसान मुर्गी पालन को क्या करना चाहिए? जी डॉक्टर गुप्ता बताएं। जी जब भी मुर्गी किसी भी जीवाणु से संक्रमित होती है, एक्चुअली में मुर्गी में काफी जीवाणु ऐसे होते हैं जो रोग करते हैं। मुख्य बीमारी जैसे साल्मोनेला जीवाणु, मुख्य जीवाणु हो गया, साल्मोनेला हो जाता है। तो ये जो जीवाणु फैलने का जो कारण होता है वो केवल गंदगी ही होता है कि गंदगी से जीवाणु बहुत फैलते हैं। और सबसे जरूरी है पानी की गंदगी। यदि हम लोग पानी के जो भी बर्तन है या पानी का जो भी पाइप है उसको सप्लाई आप दे रहे हैं, तो उसकी यदि अच्छे से क्लीनिंग करते हैं, साफ सफाई रखते हैं, तो जीवाणु का संक्रमण कम हो सकता है। एक बहुत मुख्य जो जीवाणु है वो ई कोलाई है, और ई कोलाई का संक्रमण हमेशा गंदगी से ही होता है, और ये एक बहुत कॉमन बीमारी होती है जो आम मुर्गियों को संक्रमित कर देती है। तो हमें सबसे ई कोलाई से जरूर बचा के रखना चाहिए, क्योंकि ई कोलाई ऐसा बैक्टीरिया है जो मुर्गी का जो भी वातावरण है जहाँ पर आप मुर्गियों को रखे हुए हैं वहाँ पे हमेशा मौजूद रहता है। लेकिन जब उसको अनुकूल परिस्थितियां मिल जाती हैं तो वो काफी ग्रोथ कर जाता है, जैसे मुर्गी के शरीर के अंदर पहुंच के उसमें इन्फेक्शन कर देता है जी। इस करके मुर्गियों का उत्पादन भी घट जाता है, और उत्पादन भी घटता, बीमारी भी पड़ती है और उनकी मौत भी हो जाती है। तो एक किसान का काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो यदि वो रेगुलर कंटिन्यूअस साफ सफाई रखते हो, सबसे जरूरी बात पानी की सफाई। पानी के लिए डिसइंफेक्ट करने के लिए बहुत सारे अच्छे से अच्छे केमिकल भी आते हैं, आप उनको यूज करके हमेशा एक साफ सुथरा पानी पिलाएं, साफ सुथरा उसको फीड खिलाएं, तो कभी भी बीमारी जो भी रहेगी वो नहीं होगी, जो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। जब भी जैसे बरसात होती है तो हम लोग क्या करते हैं कि मुर्गियों को बिछावन पे रखते हैं। तो जैसे ये अभी हुमस का टाइम चल रहा है, ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है हवा में, तो वही मॉइस्चर इनकी बिछावन में आ जाता है और बिछावन गीली रहती है। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें कि जो भी बिछावन है उसमें 11% से ज्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, बिछावन सूखी होनी चाहिए, नहीं तो बिछावन गीली होगी तो बैक्टीरिया बहुत ज्यादा आएंगे और मुर्गी को संक्रमित करेंगे। बिल्कुल नंदस्वरूप जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं और दर्शकों के सवाल जो व्हाट्सएप के जरिए आ रहे हैं उन्हें कार्यक्रम में शामिल करते हैं। एक सवाल भेजा है अजय पटेल जी ने और जानना चाहते हैं कि गाय में दूध बढ़ाने के लिए उन्हें क्या खिलाएं, तो आहार किस तरह का होना चाहिए अगर दूध उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो? डॉक्टर शर्मा देखिए, जो आहार है वो दो उद्देश्य के लिए दिया जाता है। एक जो आहार है जो पशु है उसके खुद के शरीर के लिए होता है जी। और जो दूसरा आहार उसको हम उत्पादन आहार बोलते हैं। तो अगर दूध बढ़ाना है तो उसके लिए संतुलित आहार उसको देना चाहिए। और आहार ये 3 तरह से दिया जाता है। एक तो सूखा जो है, इसमें ज़्यादातर हमारे किसान भाई गेहूं का भूसा देते हैं, या ज्वार बाजरे की कड़वी है, या मक्का की कड़वी है, या जो भी उस क्षेत्र के अंदर इस तरह की फसल होती है तो उसका उत्पाद देते हैं। दूसरा दाना होता है। तो दाना तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसके अंदर बहुत सारे तत्व होते हैं। आप जैसे हमारे पशु को अपने शरीर के साथ साथ उत्पादन के लिए प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, खनिज मिश्रण और नमक, ये 5 जो अवयव हैं ये दाने के अंदर होना चाहिए। और ये भी अवयव जो एक विशेष जो अनुपात में होने जरूरी है। जैसे जो अनाज है वो लगभग हम किसान भाई 40 से 50% तक अनाज ले सकते हैं। और अनाज भी कोशिश करें कि वो 2-3 तरह का हो, जैसे गेहूं ले सकते हैं, मक्का ले सकते हैं, बाजरा ले सकते हैं। जो उस क्षेत्र के अंदर अनाज होता है तो वो ले लें, और 2-3 अनाज लें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। उसी तरह से जो प्रोटीन की पूर्ति के लिए खल इस्तेमाल की जाती है,
और खल भी, चाहे वो सरसों की हो, मूंगफली की हो, तिल की हो, तो ये इनमें से 1 या 2 खल आप मिलाएं। और आहार का 30 से 35% जो है ये खली होनी चाहिए। तीसरा है चोकर, तो जो गेहूं का चोकर है या गेहूं का दलिया है वो 20% उसमें मिलाएं। उससे पशु को एनर्जी भी मिलती है, पेट भी साफ रहता है, विटामिन B12 और अन्य विटामिन मिलते हैं। तीसरा है खनिज मिश्रण, जो कि बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये जो खनिज मिश्रण है ये बाजार के अंदर मेडिकल स्टोर पर मिलता है, तो आहार में इसका 2% मिलाएं। तो इसके अंदर पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कॉपर, कोबाल्ट, ये कई तरह के जो सूक्ष्म तत्व हैं ये उसमें मौजूद रहते हैं। और आखिरी है नमक। अपने पशु को नमक भी 1 मुट्ठी कहते हैं, 1 मुट्ठी नमक उसको रोज देना चाहिए। तो इस तरह का अगर संतुलित आहार देंगे और उसके साथ साथ हरा चारा जो पशु को 30 से 40 किलो या 20 किलो के आसपास जितना मिल जाए, तो अगर ये पूरा बिल्कुल, तो अजय पटेल चारा जी, देंगे तो निश्चित रूप से दूध बढ़ेगा। इस तरह से संतुलित आहार की व्यवस्था करने से जो दूध उत्पादन क्षमता है गाय की वो जरूर बढ़ेगी। इसी के साथ यहाँ कार्यक्रम में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो, सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। PGS ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, आइए सीधे उनका रुख करते हैं। पंडित कदम जी महाराष्ट्र से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। कदम जी स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो हेलो जी कदम जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मैडम ये मेरा एक सवाल है, बकरी के मुंह के छाले आ रहे हैं। जी कदम जी, हम आपको सुन पा रहे हैं, कृपया अपना सवाल पूछें। बकरी के मुंह पे ज्यादा छाले आ रहे हैं और मुंह के अंदर भी छाले आ रहे हैं मैडम। जी जी ठीक है, आइए जानते हैं क्या करें। जी और एक प्रश्न है मैडम। जी, मुर्गी पालन का कोई सब्सिडी है क्या सेंट्रल गवर्नमेंट से मैडम? मुर्गी पालन करने के लिए क्या करें? कुछ सब्सिडी है क्या? सब्सिडी के लिए जानना चाहते हैं, ठीक है, आइए जानते हैं दोनों सवालों के जवाब। जी डॉक्टर गुप्ता बताएं। जी बिल्कुल, मुर्गी पालन जब भी हम स्टार्ट करना चाहते हैं तो सरकार की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं। आपकी स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो भी केंद्र की सरकार है उसके तो पशुपालन विभाग की तरफ से बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं। पहले आपको बस यह करना पड़ेगा कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कितनी मुर्गियां रखना चाहते हैं, किस तरह की फार्मिंग करना चाहते हैं। आप ब्रॉयलर फार्मिंग करना चाहते हैं या लेयर।
ब्रॉयलर मतलब मीट के लिए और लेयर मतलब अंडे के लिए, क्योंकि दोनों के प्रोजेक्ट जब भी आप डिसाइड करेंगे कि कौन सी फार्मिंग करनी है तो दोनों के प्रोजेक्ट अलग अलग बनते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी भी मिलती है, 25 से 33%, 50% के करीब सब्सिडी मिल जाती है जब भी कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना पड़ता है। लेकिन उसके लिए यह रहता है कि कुछ मिनिमम क्वांटिटी में हमें मुर्गियों को रखना पड़ता है, लगभग 1000 मुर्गियों से स्टार्ट करना पड़ता है। तब भी मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप अपने नजदीक के कोई भी यदि कृषि विज्ञान केंद्र है आप वहां जाके संपर्क कीजिए, या फिर जो भी पशुपालन विभाग का कोई भी ऑफिस है, दफ्तर है, तो वहां जाके आप सब्सिडी के बारे में जानकारी ले सकते हैं। उनसे आप सलाह मशवरा कर सकते हैं कि किस तरह से मैं प्रोजेक्ट डेवलप करूं, किस तरह से मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। लेकिन ये जरूर है कि आपकी सहायता होगी और गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारी सहूलियत मिलती है। बिल्कुल। डॉक्टर गुप्ता, एक और सवाल है मुर्गी पालन से जुड़ा हुआ, व्हाट्सएप के जरिए सवाल भेजा है उत्तम भगत जी ने जमुई बिहार से, और ये जानना चाहते हैं कि 1000 मुर्गी से कितनी मासिक आमदनी हो सकती है? लेयर मुर्गी पालन की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। जैसे यदि उन्होंने लेयर मुर्गी को रखी हुई है, 1000 मुर्गी रख रहे हैं, तो लेयर मुर्गी में प्रोडक्शन काफी ज्यादा होता है। यदि उन्होंने अच्छी नस्ल का सिलेक्शन किया है, चुनाव किया है, तो 1000 मुर्गियों से उन्हें लगभग एक दिन में 900 अंडे मिल जाते हैं। और यदि एक मुर्गी एक दिन में लगभग 110 ग्राम के, यदि हम एवरेज की बात करें तो 110 ग्राम के करीब फीड खाती है, और फीड की कीमत लगभग 25 से 30 रुपए किलो के हिसाब से रहती है। तो यदि हम देखा जाए तो लगभग एक मुर्गी 2.5 से 3 रुपए का फीड एक दिन में खा रही है, और लेबर की कॉस्ट हम लोग लगा लें और भी खर्चे जोड़ लें, तो इस हिसाब से देखा जाए तो एक मुर्गी के उत्पादन में, एक अंडे के उत्पादन में लगभग 3.5 से 4 रुपए की करीब खर्चा आ जाता है। यदि वो फार्मर उस एक अंडे को 4.5 रुपए के भाव में सेल कर रहा है, तो वो एक अंडे से 50 पैसे बचा सकता है। तो यदि एक मुर्गी, यदि उसकी 1000 मुर्गियां यदि 900 अंडे दे रही हैं, तो एक फार्मर अपने पूरे दिन में लगभग 450 रुपए बचा सकता है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें जब भी हम लोग कोई भी उसकी मैनेजमेंट कर रहे हैं, कोई भी साम सवाल कर रहे हैं, तो उस पर जरूर ध्यान दें कि कोई भी वेस्टेज ना हो, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात रहती है फीड की वेस्टेज। यदि एक फार्मर यदि 5 ग्राम फीड का भी वेस्ट कर रहा है तो बर्बाद कर रहा है, तो उसका वही जो बर्बादी है वो उसके नुकसान में ऐड होगी और उसका मुनाफा घट जाएगा। तो वो इस तरीके से हिसाब लगा सकता है कि यदि वो 1000 मुर्गी से एक दिन में लगभग 450 रुपए कमा सकता है। जी बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अगले कॉलर का रुख करते हैं। प्रशांत कुमार जी अजमेर राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। प्रशांत जी, टीवी की आवाज कृपया बंद कर दीजिएगा। जी मैम। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? मैम मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये पोल्ट्री फार्म में कड़कनाथ ये नस्ल आती है। जी जी बिल्कुल, कड़कनाथ। जी जी। तो उसके लिए हमें ये जो बच्चे हैचरी ये हमें कहाँ से अवेलेबल हो सकती है, इसके बारे में नॉलेज चाहिए। ठीक है, आइए जानते हैं। जी डॉक्टर गुप्ता बताएं। जी इनका एरिया कौन सा है? एरिया अजमेर राजस्थान। जी अजमेर राजस्थान से। ये बिल्कुल अच्छा है। यदि ये कड़कनाथ मुर्गी को पालना चाहते हैं, तो कड़कनाथ जो मुर्गी है बेसिकली मध्य प्रदेश के झाबुआ और धार जो रीजन है वहाँ की मुर्गी है, जो हम लोग इसको ब्लैक मीट चिकन भी बोलते हैं, क्योंकि इसका मीट काला होता है। तो ये देखना पड़ेगा, ये काफी लोग इसको अपना रहे हैं क्योंकि इसके मीट की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, उसमें मेडिसिन क्वालिटी भी होती है और फैट काफी कम होता है, प्रोटीन बहुत ज्यादा होती है, इसलिए लोग काफी अपना रहे हैं। और इसको जो भी फार्मर इसकी कड़कनाथ की फार्मिंग करता है तो उसको एक अच्छा प्रीमियम प्राइस मिल जाता है जब भी वो उस मुर्गी को बेचने जाता है। तो इसलिए कड़कनाथ फार्मिंग का जो यदि वो करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उसके लिए वो देख सकते हैं, अपने नजदीक का कोई भी हैचरी है जो कड़कनाथ फार्मिंग जो कड़कनाथ के अंडों को हैच करके चूजे निकालती है, तो वो वहां जाके संपर्क कर सकते हैं, या फिर वो अपने जैसे सेंट्रल पोल्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, वहां पर हैचरी लगी होती है, वहां पर भी वो कड़कनाथ मुर्गी के चूजे ले सकते हैं, या फिर वो एमपी में झाबुआ या धार वो लोग सप्लाई भी करते हैं, तो वहां पे भी वो संपर्क कर सकते हैं। वहां पर जो कृषि विज्ञान केंद्र है झाबुआ का, वो रेगुलर अंडों से चूजे निकाल रहा है कड़कनाथ के, और वो उनसे संपर्क करके वो मंगवा भी सकते हैं।
बिल्कुल। तो इस तरह से कड़कनाथ की फार्मिंग कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो प्रशांत जी, मुझे उम्मीद है कि इस जानकारी का लाभ आप ज़रूर उठाएंगे और संपर्क करके आप कड़कनाथ का सफल पालन आप कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ और सवालों को शामिल कर लेते हैं। एक सवाल भेजा है दिनेश राजपूत जी ने और इनका कहना है कि इनकी जो भैंस है वो कम चरती है, तो ऐसे में क्या उपाय वो कर सकते हैं? तो डॉक्टर शर्मा आप क्या कहेंगे? हाँ देखिए, अगर भैंस कम चरती है तो उसके कई कारण हो सकते हैं। पहला कारण ये है कि पेट में कीड़े हो सकते हैं उसके, या जो लिवर है, जो भूख होती है वो पशु के यकृत, जो जिसको लिवर कहते हैं, उसमें कुछ कमी आ जाती है। विटामिन B12 और इसकी कमी से भी हो जाता है, या कब्ज हो जाती है पशु को, या उसका चारा दाना मतलब दूषित होता है, गंदा चारा दाना खिलाने से भी पेट खराब हो जाता है, तो पशु की उसमें भूख खत्म हो जाती है। जी। अगर पशु सही तरह से जुगाली कर रहा है और तो उसकी भूख बनी रहती है। तो ये देखें कि अगर पशु जुगाली कर रहा है फिर भी मतलब पशु चर नहीं रहा, तो देखिए उसके लिए पशु का निरीक्षण करना ज़रूरी है। और उसमें देखो बुखार भी एक कारण हो सकता है कि अगर हल्का बुखार उसको रहता है तब भी पशु कम खाता है। तो सलाह यही है कि आप अपने नज़दीक के पशु चिकित्सक से एक बार जांच करवा लें, और उसमें कई तरह की गोलियां हैं, पाउडर है, इंजेक्शन है, वो होते हैं, वो डॉक्टर साहब उसको लगाएंगे तो निश्चित रूप से वो ठीक हो जाएगी। बिल्कुल। तो दिनेश जी, सबसे बेहतर यही रहेगा कि पशु चिकित्सक से आप जल्द से जल्द संपर्क करें। आगे बढ़ते हैं और अगले कॉलर का रुख करते हैं। इस वक्त हमारे साथ नीदू भूषण दास जी असम से जुड़े हुए हैं। नीदू जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो जी। हेलो जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी, हम लोग का खेती का सीजन है, ठीक है, धान लगाते हैं जी। तो इसमें हम लोग क्या यूज करने से मतलब धान पैदा हो? ठीक है जी। नीतू जी, अपना सवाल पूरा कीजिए। अभी खेती का समय है और धान लगाते हैं, ये कहना है आपका? जी, हम इसमें हम लोग क्या यूज करने से मतलब धान पैदा हो? जी नीतू जी, माफ कीजिएगा, आज का जो हमारा विषय वो खासतौर पर पशुपालन से जुड़ा हुआ है, खासतौर पर मुर्गी पालन और बरसात के इस मौसम में पशुओं को क्या समस्याएं हो सकती है, इस पर हम बातचीत कर रहे हैं। और धान की खेती से जुड़ा हुआ विषय भी हम समय समय पर लेकर आते हैं और कल ही इस विषय पर हमारी कार्यक्रम में चर्चा की जाएगी, तो आप ज़रूर हमारे साथ जुड़े कल के कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया हमें संपर्क करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और व्हाट्सएप के जरिए कुछ और सवाल आ रहे हैं, उन सवालों को यहाँ कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। बकरी पालन से जुड़े हुए कुछ सवाल आए हैं। कृष्ण कुमार टांडले जी ने महाराष्ट्र से सवाल भेजा है और वो जानना चाहते हैं कि 6-7 महीने की बकरी की जो बच्चा है वो बहुत छोटी है और वो जानना चाहते हैं कि उसके खान पान की जो क्षमता है उसे कैसे बढ़ाएं और साथ ही उसके गाभिन होने का सही समय क्या होगा, ये भी जानना चाहते हैं। जी हाँ, देखिए जो बकरी है लगभग जो नस्ल के हिसाब से अगर बर्बरी बकरी है तो वो लगभग 8 से 9 महीने पर वो वयस्क हो जाती है और वो प्रजनन के लिए तैयार हो जाती है। तो लगभग 1 साल की अगर बकरी है तो वो चाहे बर्बरी हो, बीटल हो, जखराना हो, जो भी हो, उसका वज़न भी सही होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उसका वज़न सही नहीं है, तो ऐसे में प्रजनन क्षमता पर भी उसका मतलब असर आता है। ठीक। तो एक और मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कि बरसात का मौसम है, बकरी में एक कॉलर ने पूछा था कि मुंह पे छाले हो गए हैं। तो आजकल एक वेसिकुलर एक्जेंथेमा नाम की बीमारी हमारी बकरियों को लगती है, जिससे उसके मुंह पर छाले हो जाते हैं, बहुत मोटे मोटे छाले हो जाते हैं। बकरी चारा खाना छोड़ देती है उसमें, और ये एक प्रकार का विषाणु रोग है। तो अगर इसको रोकने का उपाय तो यही है कि इसका एक टीकाकरण होता है। अपनी बकरी को मुंह पका, खुरपका का, वेसिकुलर एक्जिथेमा का, PPR का, ये टीकाकरण जरूर करवाएं। और जैसे बरसात के मौसम में जब भी उनको चराने के लिए जंगल में ले जाएं तो बरसात के तुरंत बाद न ले जाएं, क्योंकि जब भी बकरी गीला घास या इस तरह की झाड़ी पे जाती है तो उसके मुंह पर ये बीमारी आने का उसमें खतरा रहता है। और अगर हो गया है तो आप उसमें पोटेशियम परमैंगनेट आप लगातार लगाएं, धीरे धीरे वो ठीक हो जाता है उससे। बिल्कुल। आइए अब आगे बढ़ते हैं। इस बीच हमारे साथ कॉलर जुड़ गए हैं, उनका सवाल लेते हैं। आकाशदीप जी जालंधर पंजाब से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाशदीप जी, स्वागत है आपका, पूछे अपना सवाल। हेलो हेलो जी, आकाशदीप जी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं।
सर हमारी भैंस ना जो ब्याने वाली है उसको 1 महीना रहता है, उसको कौन सी डाइट दे जैसे? जी, आपकी भैंस ब्याने वाली है? हाँ, तो एक मुर्रा नस्ल की भैंस के वाली पहचान उसकी क्या होती है? ठीक है, मुर्रा नस्ल की भैंस की पहचान क्या है? अच्छा, पहचान क्या है मुर्रा नस्ल की भैंस की, आइए जानते हैं। हाँ, तो एक हमारी भैंस है ना घर की पाली है, उसका 1 महीना ब्याने में रहता है, उसको क्या डाइट दे? हाँ जी। हाँ, तो ये दोनों सवाल के मैं जवाब बताता हूँ। देखिए, जो मुर्रा नस्ल है वो हमारे देश की सबसे बेहतरीन नस्ल है और इसका जो जन्म स्थान है वो हमारा हरियाणा का रोहतक जींद ये ज़िला है। और इसकी पहचान ये है कि भैंस का रंग काफ़ी काला होता है और सबसे प्रमुख पहचान है कि इसके जो सींग हैं वो मुड़े हुए होते हैं। तो और अच्छा इसका शरीर होता है, पीछे का हिस्सा काफ़ी भारी होता है, पूंछ लंबी होती है। तो जो मुड़ा हुआ जो सींग है ये इसकी पहचान है। अब बात करते हैं कि जो 1 महीना ब्याने के लिए आपकी भैंस है उसकी डाइट की बताता हूँ, क्योंकि जब भी पशु की जो अग्रिम अवस्था है जब ब्याती होती है तो ये ध्यान रखें कि उसको ज़्यादा खिलाने की कोशिश न करें। दिन में 3 बार उसको चारा दाना डालें, क्योंकि ऐसी अवस्था में उसके गर्भ भी बड़ा हो जाता है। और उसका जो स्थान है वो समतल रखें या आगे से नीचा रखें, पीछे से ऊंचा रखें। और उसको संतुलित दाना, जैसे मैंने बताया था, संतुलित आहार उसको लगभग 3 से 4 किलो, 2 किलो सुबह 2 किलो शाम को, इस तरह का दाना दें। आजकल हरा चारा काफ़ी मात्रा में उपलब्ध है तो उसको भी आप दें और सूखा चारा जरूर दें ताकि उसको अफारा वगैरह ना हो। बिल्कुल आकाशदेव जी, उम्मीद है आपके सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे वाह भैया, अकेले अकेले? अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई, कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए सीधे रुक करते हैं हमारे कॉलर का, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं नीमच मध्य प्रदेश से, जगदीप जी। जगदीप जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ जी। जी जगदीप जी, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हाँ जी। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? सर वो मतलब अपनी जर्सी गाय है, वो मतलब 3 मिनट वो अभी महीने हुए दूध देके बंद हो गए, उसका क्या किया जाए? देसी गाय है, ब्याए हुए 3 महीने हो गया जी? नहीं, जर्सी गाय। अच्छा, जर्सी गाय है, ठीक है। और 3 महीने हुए हैं ब्याए हुए? हाँ। अच्छा, दूध नहीं दे रही है? हाँ, अभी 2-5 दिन से। कितना दूध दे रही है अभी?
चलिए, लग रहा है संपर्क टूट गया है। डॉक्टर शर्मा, क्या वजह हो सकती है? देखिए, दूध चूंकि बता रहे जर्सी गाय है जी जी, और ये दूध देना बंद कर दिया है, तो या तो उसको कोई ऐसी बीमारी हुई है जो इसके इन्होंने इलाज नहीं कराया। हो सकता है कि उसको थनैला रोग हो सकता है। कई बार थनैला रोग होता है तो उसमें भी थन खराब हो जाती है, दूध नहीं होता। और तीसरा कारण ये हो सकता है कि उसको पूरी तरह से खुराक नहीं मिली होगी, और या हो सकता है कि पेट में जैसे कीड़े पड़ जाते हैं, वो भी एक कारण इसका हो सकता है। तो उसका तरीका यही है कि जब तक पशु को नहीं देखा जाता, उसका जो आयन है उसकी जांच की जाती है कि वो आयन उसका क्यों मतलब कम हो गया है, या आयन ठीक है, या थनों में कोई प्रॉब्लम है। तो सलाह यही दूंगा कि आप पशु चिकित्सक को एक बार जरूर दिखाएं कि क्या उसका कारण रहा है। खनिज मिश्रण की कमी हो सकती है, तो वो भी डॉक्टर जो है रिकमेंड करेंगे उसमें। बिल्कुल। तो जगदीप जी, उम्मीद है आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, बहुत सारे सवाल दर्शकों के पहुंच रहे हैं व्हाट्सएप के जरिए, उन्हें शामिल करते हैं। प्रतीक अंकेल जी ने सवाल भेजा है बुरहानपुर मध्य प्रदेश से। इनका कहना है कि उनके मुर्गे की जो पूंछ है, पंख है, वो पीछे से झड़ रहे हैं, और जो पिछले छोटे छोटे पंख हैं वो झड़ रहे हैं और बड़े नहीं हो रहे हैं पंख। तो इसके लिए क्या किया जा सकता है? जी, यदि इनको ये दिक्कत आ रही है तो हो सकता है इनकी जो भी वो फीड दे रहे हैं, क्या होता है ज्यादातर लोग जो भी बैकयार्ड पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं तो उसमें घर की बनी हुई फीड जो भी खुराक है वो अपने पक्षियों को देते हैं, जिससे वो जो खुराक रहती है वो संतुलित नहीं होती है। कोई भी पक्षी है, कोई भी बर्ड है, उसको एक संतुलित खुराक चाहिए होती है जिसमें ऊर्जा, प्रोटीन और खनिज लवण उनकी एक संतुलित मात्रा में होनी चाहिए। जो भी पंख वगैरह होते हैं ये बेसिकली प्रोटीन से बने होते हैं। तो यदि प्रोटीन की कमी रहेगी तो पंख भी झड़ेंगे और ज्यादा बड़े भी नहीं होंगे। तो मैं उनको यही सलाह दूंगा कि वो पहले अपना जो भी उसको फीड दे रहे हैं, जो भी उसको दाना दे रहे हैं, उसको वो देखें कि वो क्या संतुलित है कि नहीं है। तो यदि वो संतुलित दाना देंगे तो वो इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं। बिल्कुल, तो आहार का ध्यान रखना जरूरी है। डॉक्टर रोहित, एक और सवाल भेजा है ईमेल के जरिए हमारे एक दर्शक रजत चौरसिया जी ने। इनका सवाल है कि देसी मुर्गी की नस्ल सोनाली और केदारनाथ क्या अंडे सेती है? जी बिल्कुल। एक्चुअली अंडे सेने का जो भी गुण है वो सभी मुर्गियों में होता है। जो भी हमारी देसी मुर्गियों में वो बिहेवियर है वो बहुत ज्यादा होता है। बस हमें उनको तैयार करना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रेन करना पड़ता है तो वो अंडे सहने लगती है। तो जब भी कोई मुर्गी अंडे दे रही है तो वो उसका एक नेचुरल हैबिट है, नेचुरल बिहेवियर है कि वो अपने सारे अंडों को इकट्ठा करके वो उस अंडे पे बैठती है, अंडों को सेती है, और जब तक उसमें से चूजे नहीं निकल आते हैं तब तक वो उन पर बैठी रहती है। तो जब भी आप देखते हैं कि और ये हर एक मुर्गी का अलग अलग बिहेवियर होता है, किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी मुर्गी अच्छी तरह से अंडों पर बैठ रही है, अंडों को सह रही है, तो आप उस मुर्गी को अलग कर सकते हैं और उस मुर्गी का उपयोग आप दूसरे मुर्गियों के अंडों को सहने के लिए भी कर सकते हैं। जी, तो बिल्कुल वो मुर्गी पालन से जुड़ा एक और सवाल ले लेते हैं जल्दी से। बीके यादव जी ने सवाल बलिया उत्तर प्रदेश से भेजा है। कह रहे हैं कि 1 महीने का प्रशिक्षण लेना चाहते हैं मुर्गी पालन का, इसके जो कहाँ से मिल पाएगा और क्या इसके लिए आवेदन देना पड़ेगा? जी बिल्कुल। आप बलिया से हैं तो बलिया में जरूर एक कृषि विज्ञान केंद्र होगा, तो आप वहां जाके उनसे संपर्क कर सकते हैं। और नजदीक में जो भी आपकी पशुपालन से संबंधित कोई भी विश्वविद्यालय है तो वहां पर टाइम टू टाइम जो भी एक्सटेंशन डिपार्टमेंट होता है उनका, आप उनके एक्सटेंशन डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। तो वो प्रशिक्षण के लिए विशेषता वही डिपार्टमेंट बनाया गया है, तो आप उस डिपार्टमेंट में संपर्क करके आप उनसे वहां जाके प्रशिक्षण ले सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर रोहित गुप्ता, आपने बहुत अच्छी जानकारियां हमें मुर्गी पालन से जुड़ी हुई दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवालों को जल्दी से शामिल करते हैं। पवन कुमार शर्मा जी ने सवाल भेजा है और इनका कहना है कि इनके गाय के एक थन से दूध निकलता है बिल्कुल ठीक, लेकिन दूसरे थन से बहुत कम निकल रहा है, तो ऐसे में उपाय जानना चाहते हैं। हाँ देखिए, ये एक थनैला रोग है, बरसात के दिनों में ज्यादा होता है। वैसे तो साल में कभी भी हो सकता है, लेकिन बरसात के अंदर चूंकि गंदगी ज्यादा होती है तो इन दिनों में इस बीमारी का होने का उसमें
अंदेशा ज़्यादा रहता है। तो अगर एक थन से दूध कम आ रहा है तो मैं यही सलाह दूंगा कि उसको दूध का थोड़ा कांच के गिलास में, साफ गिलास में थोड़ा दूध निकालें और उसकी जांच करवा लें। तो जांच से पता लग जाएगा कि उसके अंदर थनैला रोग हो चुका है। तो उसकी बहुत सारी एंटीबायोटिक और दवाइयाँ हैं। अगर वो 2-3 दिन तक लगातार उसको लगवाएंगे तो ये जो बीमारी है ठीक हो जाएगी और धीरे धीरे जो नॉर्मल दूध होता है वो आना चालू हो जाएगा। तो इसमें देर न करें और उसकी गर्म पानी से सिकाई बिल्कुल न करें और तुरंत ही पशु चिकित्सक से संपर्क करें। बिल्कुल। तो पवन जी, जान लिया आपने कि क्या क्या उपाय आप अपना सकते हैं जिससे कि समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। डॉक्टर RM शर्मा, आपने बहुत अच्छी जानकारियां हमें कार्यक्रम में दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, नमस्कार। तो विस्तार से जाना आपने कि इस बरसात के मौसम में पशुओं को किस तरह की स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं हो सकती है और क्या उपाय आप करें, साथ ही मुर्गी पालन करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। उम्मीद है इन जानकारियों का लाभ आप जरूर उठाएंगे। आगे बढ़ते हैं और हेलो किसान कार्यक्रम के कल के विषय के बारे में आपको बता दें। कल हेलो किसान कार्यक्रम में जिन विषयों पर चर्चा की जाएगी वो है धान की पछेती बुआई, इसके साथ ही बात होगी कटहल की खेती के बारे में। इन विषयों से जुड़े हुए सवाल आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है hellokisan2015@gmail.com। सवाल भेजने के साथ साथ नाम और स्थान भी जरूर लिखें। साथ ही आपको बता दें कि सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से भी आप हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं, इनसे जुड़े रहें, सवाल भेजते रहें। साथ ही दूरदर्शन किसान के कॉल सेंटर नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-113060। सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात 10 बजे के बीच कॉल करके आप अपना सवाल दर्ज करा सकते हैं। साथ ही जानकारियों से भरपूर हेलो किसान कार्यक्रम को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें, जिससे आप सीधे हमारे YouTube चैनल से जुड़ जाएंगे। इसी के साथ हेलो किसान की आज की इस कड़ी में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।